Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And today we are going to discuss the topic solutions. This is topic number 2 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this, we are done with few of the topics, and if you have missed those previous videos, you can click on the I button above, see those video and come back to this video. And today we are going to discuss the topic osmotic pressure. So osmotic pressure is one of the colligative properties of non-electrolyte solution. So we are going to discuss it today in this video. तो अब हम आज डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले हमें समझना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट को। अब ये सब समझने के पहले हमें समझना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ऑस्मोसिस बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पॉसिबल नहीं है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेमी मीन्स हाफ और सम, परमिएबल मीन्स अलाउ करना उस मेम्ब्रेन से। तो जैसे चाय छानने के लिए हम लोग चाय छन्ने की यूज़ करते हैं, जिसमें सिर्फ जो लिक्विड है वो नीचे जाता है और जो पाउडर है, जो टी पाउडर होता है जो हम चाय में डालते हैं, ऊपर रह जाता है। सो इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि वो कुछ ही चीज़ों को परमिट करता है अपने थ्रू पास होने के लिए। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्चुअली सेलोफेन से बना होता है, जिसके अंदर पोर्स होते हैं। ये पोर्स इतने लार्ज होते हैं कि उसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकता है इधर से उधर, बट ये पोर्स उतने ही छोटे होते हैं जिससे बड़े बड़े सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस जिनके मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है वो पास नहीं हो सकते। जैसे चाय छानते वक्त सिर्फ लिक्विड वाला पार्ट ही पास होता है, या सॉलिड या बड़े आयंस जो हाई मॉलिक्यूलर मास के वो पास नहीं होते, वैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करता है, बट ये बना रहता है सेलोफेन मटेरियल से। इन शॉर्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने के लिए ही अलाउ करता है, और इसलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑस्मोसिस में। अब हम मूव करते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। अब ऑस्मोसिस बेसिकली है क्या? सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है और एक प्योर सॉल्वेंट है, या फिर दो ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनके कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इन दो चीज़ों को आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू सेपरेट किया हुआ है, अलग अलग किया हुआ है। इस केस में जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू पास होने वाला है। तो आप इमेजिन कीजिए, आपके पास ऐसा कोई बर्तन है या apparatus है जिसमें एक साइड में सॉल्यूशन है, दूसरे साइड में प्योर सॉल्वेंट है, और उसे सेपरेट किया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू। अब ये जो सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दोनों साइड में फ्लो होगा, मतलब सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ भी और प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ भी। तो ये सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो एक्चुअली दोनों साइड मेम्ब्रेन के है, बट कौन से साइड में वो ज़्यादा मूव हो रहा है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ या सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ? तो ये समझने के लिए आपको समझना है कि सबसे ज़्यादा रेट है मूवमेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या फिर जो कम डाइल्यूट वाला सॉल्यूशन है उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो
जो एक्चुअली ज़्यादा डाइल्यूट, नॉट कम, जो ज़्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन है उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव होगा। और ये डायरेक्शन कभी भी रिवर्स नहीं होगी इस केस में, मतलब वो मूव होता रहेगा सबसे ज़्यादा रेट से, कहाँ से, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। या फिर आपके पास दो ऐसे सोल्यूशन हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो उस केस में ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ ही मूव होगा। और ये क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट ज़्यादा क्यों है, या फिर मोर डाइल्यूट सोल्यूशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ ही इसका फ्लो क्यों है? क्योंकि वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है वो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से ये मूवमेंट या रेट ऑफ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू जो है वो हमेशा ज़्यादा किस तरफ रहेगा, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, या फिर ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। तो इन शॉर्ट ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन टू फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या फिर फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसका डेफिनेशन आप ऐसे याद रखिए, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन or from more dilute solution to more concentrated solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. अब ऑस्मोसिस के वजह से होता क्या है, तो आप समझ गए हैं क्या हो रहा है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मूव हो रहा है ज़्यादा, और या फिर ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्योर सॉल्वेंट है या फिर जो ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है, उसका अमाउंट ऑफ लिक्विड धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि उस तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट ज़्यादा है पर दूसरी तरफ से इस तरफ मूवमेंट कम है, इसलिए क्या हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है इस तरफ कम होता जाएगा। बट उसके ही उलट जहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है या फिर जहाँ सोल्यूशन प्रेजेंट है उस साइड में ज़्यादा लिक्विड का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और इसके वजह से जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था अब उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये है ऑस्मोसिस। अब मैं डायग्राम थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सपोज फर्स्ट केस है जिसमें आपने क्या किया है, एक एपरेटस लिया है, बीच में उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा है, उसके एक साइड में आपने सॉल्वेंट डाला है, एक साइड में सोल्यूशन डाला है। तो ऑस्मोसिस क्या करता है, मूवमेंट करता है आपके सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, और इसके वजह से कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो फ्लो है वो ज़्यादा है। देखो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो है बट वो फ्लो बहुत कम है, 10%, बट 90% कहाँ है, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ देर बाद सॉल्वेंट में लिक्विड की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी और सोल्यूशन में लिक्विड की मात्रा बढ़ती जाएगी, और सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कम होते जाएगा। सेम थिंग होगा सेकेंड केस में भी, जिसमें आपने एक तरफ लिया है सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन और दूसरी तरफ लिया है सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे भी मूवमेंट ज़्यादा किस और है, सोल्यूशन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें भी सेम थिंग होगा जो पहले केस में हुआ था, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। अब हम मूव करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, यह समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये एक्सपेरिमेंट में आपने क्या लेना है, थिस्टल ट्यूब लेना है। अब ये थिस्टल ट्यूब में आपको जो उसका माउथ है, ये जो थिस्टल ट्यूब का माउथ ये होता है, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को टाइट से बांध देना है। अब उसके बाद आपको इस थिस्टल ट्यूब में थोड़ा सा सोल्यूशन भरना है, जो भी सोल्यूशन आपका इंटरेस्ट में है, जो भी सोल्यूशन पे आपको काम करना है। यहाँ पे उन्होंने शुगर सोल्यूशन लिया है।
एक बार आपने ये थिस्टर ट्यूब में सेमी परमेनेंट मेंबर बांध दिया, उसको शुगर सॉल्यूशन से भर दिया। अब इस थिस्टर ट्यूब को आपको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट मतलब उल्टा करके आपको प्योर सॉल्वेंट के जो apparatus है उसमें डाल देना है, इस तरह से कि ये सब कुछ उसमें डूब जाए, ये सब कुछ उसमें इमर्स हो जाए। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट के मूवमेंट को अलाउ करने वाला है। तो ऑफ कोर्स अंदर से भी सोल्यूशन बाहर आएगा, सॉल्वेंट बाहर आएगा, बट सबसे ज्यादा कहाँ से जाएगा? बाहर से अंदर। क्योंकि हाँ, ज्यादातर मूवमेंट क्या होता है? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टूवर्ड्स सोल्यूशन। इसलिए वाटर अब बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, और इसके वजह से, इस मूवमेंट के वजह से धीरे धीरे डिस्टल ट्यूब में सपोज पहले इतना ही था सोल्यूशन, अब मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से धीरे धीरे यहाँ पे वाटर की मात्रा बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक स्टेज पे आके ये स्टॉप हो जाएगा बढ़ना। अब ये स्टेज पे जहाँ पे वो स्टॉप हो गया है बढ़ना, उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्यों? पहले स्टेज में क्या हो रहा था? यहाँ पे पहले सोल्यूशन सिर्फ यहाँ तक था, अब धीरे धीरे सॉल्वेंट अंदर घुस रहा है, और वो सोल्यूशन का अमाउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और इस लेवल पे आके उसने स्टॉप कर लिया। तो पहले स्टेज में क्या हो रहा था? सॉल्वेंट ज्यादा से ज्यादा अंदर सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा था। अब सेकेंड स्टेज में जहाँ पे सॉल्वेंट का एक मतलब थिस्टल ट्यूब में एक लेवल फिक्स हो चुका है, उस स्टेज पे एक्चुअली जितना सॉल्वेंट बाहर से अंदर जा रहा है उतना ही सॉल्वेंट अंदर से भी बाहर आ रहा है। इसलिए तो वाटर का लेवल अब थिस्टल ट्यूब में बढ़ना बंद हो गया है, और इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इस तरह से स्टैब्लिश हो जाता है कि जितना रेट है फॉरवर्ड की तरफ उतना ही रेट है रिवर्स पैसेज की तरफ, और इसके वजह से हाइट ऑफ लिक्विड उस कॉलम में कांस्टेंट हो जाता है। और ये क्यों हो पाता है? क्योंकि इस केस में जब ऐसा एक हाइट अटेंड हो जाता है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ जो सॉल्वेंट है जितना बाहर से अंदर है उतना ही अंदर से बाहर हो जाए, तो उधर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जनरेशन, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्चुअली ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है, और इसलिए वाटर का लेवल अब स्टॉप हो जाता है बढ़ने से। और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर रहा है उसको एक्चुअली कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो एक्चुअली ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर रहा है उससे कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो डिनोट किया जाता है पाई से। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर किसको इक्वल है? एच रो जी, जहां एच मतलब होता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन ट्यूब, ये हाइट मेजर किया जाता है ट्यूब का, तो वो हाइट हो गया आपका एच। रो हो गया डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको ये तीनों पता है तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मतलब दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन जिनके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उसे कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है और दूसरा 0.1 मोलर सुक्रो सॉल्यूशन है, तो ये दोनों भी सॉल्यूशन एक्चुअली आइसोटोनिक सॉल्यूशन है क्योंकि इनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। बट साथ ही साथ आपको एक चीज याद रखना है कि ये दोनों सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है बट कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर डिफरेंट होंगे, क्योंकि यूरिया का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों डिफरेंट है, इसलिए दोनों का ग्राम पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है बट मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या सॉल्यूशन हुआ? जिसका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। यदि आपने दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू सेपरेट करके रखा तो दोनों में भी
फ्लो नहीं होगा, मतलब कोई भी सोल्यूशन इधर से उधर या उधर से इधर नहीं आ पाएगा, तो वहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप वर्ड अंडरस्टैंड कर सकते हो, हाइपर मीन्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड, हाइपो मीन्स लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो दो सोल्यूशन जिसके अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो उस केस में वो दोनों सोल्यूशन एक हाइपरटोनिक होगा और एक हाइपोटोनिक। तो हाइपर कौन और हाइपो कौन? सो वो सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा है, तो वो हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और दूसरा सोल्यूशन जिसका सोल्यूशन डाइल्यूट है और डाइल्यूट सोल्यूशन की वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है, तो हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल है, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन इज हायर देन यूरिया सोल्यूशन। सुक्रोज सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन सपोज यूरिया सोल्यूशन से ज़्यादा है, तो सुक्रोज सोल्यूशन क्या हो गया? हाइपरटोनिक। और यूरिया सोल्यूशन क्या हो गया? हाइपोटोनिक। अब नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का क्या रिलेशनशिप है? सो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? पाई इक्वल्स टू N2RT अपॉन V, जहाँ पे V मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, N2 मतलब मोल्स ऑफ नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट इन द सोल्यूशन, R मतलब गैस कांस्टेंट जो है 0.08206 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। बट साथ ही साथ आपको ये याद रखना है N2 अपॉन V मतलब मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब होता है मोलारिटी, दैट इज M, और इसलिए N2V को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे M से, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई इक्वल्स टू MRT। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपने देखा होगा, हमने वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मोलालिटी में लिया था, ना कि मोलारिटी में। दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे किस में लिया था? मोलालिटी में। बट यहाँ पे हम किस में ले रहे हैं? मोलारिटी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का यूज है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम वहाँ मोलालिटी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे टेम्परेचर का यूज है और इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है मोलारिटी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। हम मोलर मास सॉल्यूट का कैसे पता लगा सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से? तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला लर्न किया है, पाई इक्वल्स टू N2RT अपॉन V। यदि मास ऑफ सॉल्यूट इन V लीटर ऑफ सोल्यूशन इज W2, मतलब जितना हमने मास लिया सॉल्यूट का सोल्यूशन बनाने के लिए, V लीटर ऑफ सोल्यूशन बनाने के लिए, तो उसका मास क्या है? W2। मोलर मास उसका हुआ M2, देन N2 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है? N2 को रिप्लेस करना है W2 अपॉन M2 से, तो पाई हो जाएगा इक्वल टू W2 इंटू RT डिवाइड बाय M2V। और अब M2 का आप राइट साइड लेफ्ट साइड में ले लीजिए और बाकी पाई को राइट साइड में, तो हो जाएगा फॉर्मूला M2 इक्वल्स टू W2RT अपॉन पाई इंटू V। और इस तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करके मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। इस पे बेस्ट एक प्रॉब्लम है, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.822 ग्राम। ठीक है, 0.822 ग्राम आपने डिसॉल्व किया है, मतलब W2 क्या हो गया? 0.822 ग्राम इन 300 m डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, तो सॉल्वेंट हो गया 300 ग्राम, दैट इज 300 ग्राम सॉल्वेंट का मास हो गया। और कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर लिया है उन्होंने? 149 mmHg, मतलब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई हो गया, और टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन। तो अभी आपने एक फॉर्मूला लर्न किया, M2 इक्वल्स टू W2 इंटू RT डिवाइड बाई पाई इंटू V। W2 मुझे पता है
आर कांस्टेंट वैल्यू जो मैंने लर्न कर लिया था, टी 298 केल्विन दिया हुआ है, पाई 149 mmHg दिया है, जिसको आपको कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। तो इसको आप डिवाइड करोगे 760 से, 149 डिवाइड बाई 760 तो हो गया 0.196 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम दिया है ml में 300 मीटर डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 300 ml, उसको कन्वर्ट करो डेसीमीटर क्यूब में, दैट इज 0.3 डेसीमीटर क्यूब। अब सब सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा M2 दैट इज 342 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब क्या? ऑस्मोसिस मतलब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करने वाला सॉल्वेंट, या फिर ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करना। बट रिवर्स मतलब जस्ट इसका अपोजिट। तो आप इस ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को अपोजिट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, कुछ प्रेशर बाहर से अप्लाई करके। और वो प्रेशर जो भी अप्लाई करोगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। यदि आप कोई भी ऐसे apparatus में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाए तो आप ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रिवर्स कर पाओगे। और इस केस में प्योर सॉल्वेंट फ्लो करेगा फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट, अपोजिट हो रहा है, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ अब फ्लो हो रहा है थ्रू सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन। और इस फिनोमिना को आप कहोगे रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम है, आप देख सकते हो। इसमें मैंने एक साइड फ्रेश वाटर लिया है, दूसरे साइड सॉल्ट वाटर लिया है, दैट इज सोल्यूशन। इसको मैंने सेपरेट कर दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू। अब मैंने यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई किया है जो मेरे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। ये प्रेशर अप्लाई करते ही यहाँ से जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्ट वाटर में से जो प्योर सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्ट तो पास नहीं हो सकता सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू, इसलिए सॉल्ट वाटर में से जो वाटर है वो अब जाएगा फ्रेश वाटर की तरफ, और ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। बट आपको याद रखना है यहाँ जो भी प्रेशर आप अप्लाई करोगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी प्योर वाटर जो सॉल्टी वाटर में से है वो पास होगा इनटू फ्रेश वाटर थ्रू सेमी परमेबल membrane. Or that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyadoubts04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, aim for the moon. If you miss, you may hit a star. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.